नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए दोस्तों, पीछे 3 वीडियो के माध्यम से हमने फ्रांस की क्रांति कंप्लीट की है और आज अपना जो नया वीडियो है वह नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। और नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश रखूँगा मैं। जितना भी टाइम लगता है 20-25 मिनट का, एक वीडियो के अंदर आपका नेपोलियन बोनापार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के बाद सीधा यदि अपने पढ़ते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक नेपोलियन का है। नेपोलियन को स्टार्ट करते हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं इनकी, ये है नेपोलियन। तो तस्वीरें ऐड करने का इस बार मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजासियो के अंदर 15 अगस्त 1769 को हुआ। कोर्सिका के अंदर इनका जन्म हुआ था। स्थान सीधा कोर्सिका पूछा जाता है और यदि डीप स्थान पूछे तो अजासियो में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन को छोटा रोब्सपियर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, क्योंकि नेपोलियन जैकोबिन दल का सदस्य था और 1799 में गृह सेनापति का पद इसने प्राप्त किया था। तो ये नेपोलियन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी है। आपको माता पिता का नाम ज़्यादा पढ़ना है तो आपके पास किताब है, बाकी एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बेसिक जानकारी। नेपोलियन का इटली अभियान, सबसे पहले ये इटली अभियान पर जाता है और इसी से देखो चमकता है। 1796-97 के अंदर इसने इटली अभियान किया था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ यह अभियान किया था क्योंकि इस समय इटली जो था ऑस्ट्रिया के अधीन ही था और इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में कहीं ना कहीं नेपोलियन भूमिका निभाता है। अब देखिए किस तरह से भूमिका निभाएगी, इसको यहाँ पर सफलता मिलती है। ऑस्ट्रिया से नेपोलियन को लोम्बार्डी का क्षेत्र, ठीक है, लोम्बार्डी का क्षेत्र तथा इटली से पीडमांट व सेवोय का क्षेत्र मिला। तो पीडमांट और सेवोय, लोम्बार्डी का क्षेत्र इसने प्राप्त किया इस इटली के युद्ध के लिए, इटली के युद्ध में। इस अभियान के बाद नेपोलियन ने 2 गणराज्य की स्थापना की। पहला गणराज्य है ट्रांसपेडेन, इटली के उत्तरी भाग के अंदर, इधर यहाँ उत्तरी भाग के अंदर इस गणराज्य की स्थापना की थी। ट्रांसपेडेन गणराज्य से ही इटली का एकीकरण बाद में संपन्न हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसने जो गणराज्य स्थापित किया था ट्रांसपेडेन, इसी से इटली का बाद में एकीकरण संपन्न होता है। तो इसका योगदान आप मान सकते हैं। दूसरा है सिसले पाइन, पश्चिमी जर्मन व राइन नदी को मिलाकर, राइन नदी के बाईं ओर का भाग था, इसको मिलाकर इसने सिसले पाइन गणराज्य की स्थापना की। इसी गणराज्य द्वारा जर्मनी के एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो अब है कैम्पफोर्मिया की संधि 1797 के अंदर नेपोलियन के द्वारा ऑस्ट्रिया के जो साथ संधि की जाती है उसको कहते हैं कैम्पोफोर्मिया की संधि। तो ये आपको संधि ध्यान में रखनी है। दो आपको ट्रांसपेडेन और सिसले पाइन दोनों गणराज्य के नाम ध्यान में रखने हैं। और इसके तहत ऑस्ट्रिया ने सिसले पाइन गणराज्य को मान्यता दे दी थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली व जर्मनी के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला अभियान किसके खिलाफ था? इसका इटली के खिलाफ था। ऑस्ट्रिया के खिलाफ कह सकते हैं आप एक तरह से, या इटली पर कह सकते हैं। अब है नेपोलियन का मिस्र अभियान। तो ये देख लीजिए, दोस्तों, अचानक बारिश भी आ जाती है जिसके कारण नेपोलियन मिस्र अभियान है जो नील नदी वाला, यहाँ पर ये हाल जाता है, ठीक है। फोटो मैंने ऐड की इसके अंदर। इसके अंदर आपको दोस्तों मिस्र अभियान 1798 के अंदर होता है। N3 आपको ध्यान रखना है। नील नदी, नेपोलियन और नेल्सन इंग्लैंड का सेनापति था, जल सेना। और नील नदी के अंदर नेपोलियन और नेल्सन का युद्ध हुआ था यहाँ पर मिस्र के अंदर जब ये गया था। तो अगस्त 1798 की बात है, नील नदी का युद्ध लड़ा गया। इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन से पराजित हो गया था। इस समय फ्रांस में डायरेक्टरी शासन अलोकप्रिय हो रहा था। इस अभियान के बाद में नेपोलियन फ्रांस पहुंचा और नेपोलियन ने कहा कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, नाशपाती अब पक चुकी है। ये आपको कदम ध्यान रखना है। किस अभियान के बाद में? मिस्र अभियान के बाद में। और ये अभियान इसका प्रसिद्ध रहा था। क्यों प्रसिद्ध रहा था? क्योंकि ये असफल होने के बाद के अंदर जैसे ही वो आता है वापस अपने फ्रांस के अंदर, तो यहाँ से उसने डायरेक्टरी शासन को उखाड़ फेंका था और इसने खुद की जो कौंसिल व्यवस्था है वो आरंभ की थी। अब कौंसिल व्यवस्था यह है 1799 के अंदर इसने आरंभ की। 1798 के अंदर युद्ध ये पराजित होकर आए नेल्सन से। नील नदी वाला युद्ध आपका महत्वपूर्ण युद्ध है। नेपोलियन का उद्देश्य फ्रांस में शांति बनाए रखना, ये उद्देश्य था। फ्रांस के अंदर नया संविधान लागू करना, यूरोपीय देशों में फ्रांस को उचित स्थान प्राप्त करना। 2 बार संविधान अभी तक बन चुका है। अभी कह रहे मैं संविधान और बनाऊंगा, यानी 30 तारीख से बड़ा तौर पर संविधान मान सकते हैं आप। हालांकि फ्रांस में शासन चलाने के लिए परिषद
ट्यूबनेट और सीनेट जैसी संस्थाएं पहले से मौजूद थी गणतंत्रात्मक, परंतु नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने के लिए कौंसिल व्यवस्था को चालू किया था। तो मुख्य रूप से इसने जो है कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की थी, कौंसिल व्यवस्था, ये पूछा जाता है। अब है कार्यकाल। 10 वर्ष का कौंसिल व्यवस्था का कार्यकाल था। प्रथम कौंसिल नेपोलियन, दूसरी कौंसिल कैम्बेसरी और तीसरी कौंसिल में लेम्ब्रून था। ये इसका वो बना था। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौंसिल व्यवस्था के तहत 3 कौंसिल स्थापित की गई थी और तीनों के अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। तो प्रथम कौंसिल में कौन था, नेपोलियन था। दूसरी कौंसिल के अंदर कैम्बेसरी था और तीसरे के अंदर आपको लेम्ब्रून, नाम ध्यान रखना है। ये एक तरह से कौंसिल व्यवस्था थी नेपोलियन की। ये आपकी फ़ोटो देख सकते हो, ये कौंसिल व्यवस्था का फोटो है। अब है नेपोलियन के सुधार। आर्थिक सुधार के तहत 1800 के अंदर इन्होंने एक बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस। कालाबाजारी और सट्टे पर इन्होंने रोक लगाई। नमक, तंबाकू व शराब पर कर बढ़ा दिया। नेपोलियन ने विभिन्न विभागों का गठन किया। ये नेपोलियन ने कुछ सुधार किए थे। इसके अलावा कुछ शिक्षा में सुधार किए और कानून में सुधार किए थे। देखिए, विभागों को उप विभागों में इन्होंने बांटा और उप विभागों को इसने एरेंडीजमेंट नाम दिया था। प्रांतों में प्रीफेक्ट और इसके बाद में सब प्रीफेक्ट अधिकारियों की इसने नियुक्ति की। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, कौंसिल व्यवस्था के द्वारा की जाती थी, ठीक है। कोकाल्दो कॉनकॉर्ड समझौता, इनके सुधार है। कोकाल्दो या कॉनकॉर्ड समझौता, ये समझौता मोस्ट है, ये भी ध्यान में रखना। 1801 में ये समझौता हुआ था, कॉनकॉर्डेड समझौता। किस किस के बीच में था, पोप पायस सप्तम जो थे, इसके साथ में, इसका नाम पूछा जाता पायस सप्तम, पूरा ध्यान में रखना भाई। पोप जो थे पायस सप्तम, इसके साथ में नेपोलियन ने यह समझौता किया था। अब समझौते में क्या है, पोप के साथ समझौता करेगा तो क्या क्या करेगा, एक तो क्या आपका जो कैथोलिक धर्म है जो आप चर्च में चला रहे हो, इसको मैं आज से फ्रांस का राजकीय धर्म घोषित करता हूँ। का ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पोप ने कहा चर्च को राजकीय नियंत्रण में लेकर आता हूँ। अब चर्च को राजकीय नियंत्रण में लाओ तो मतलब एक तरह से जो धर्म पर अधिकार है वो किसका आ जाएगा, नेपोलियन खुद का आ जाएगा। और पादरियों को वेतनभोगी बना दिया। एक तरह से नौकरशाही पद्धति इसने चालू कर दी थी पादरियों के लिए भी, ठीक है। संविधान के प्रति सम्मान की भावना रखने पर धर्म अधिकारियों को जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। और नेपोलियन ने चर्च संबंधी 77 नियम दिए थे। चर्च के लिए 77 नियम दिए, इनको ऑर्गेनिकल आर्टिकल कहा गया था। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट है। नेपोलियन ने धर्म का उपयोग सत्ता को बचाने के लिए किया था। और नेपोलियन का एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक तो वो नाशपाती वाला है और एक दूसरा, 2 कथन तो आपको ध्यान में रखना ही है। एक ही है, मैं मिस्र के अंदर तो मुसलमान हूँ और फ्रांस के अंदर कैथोलिक हूँ। तो नेपोलियन ने धर्म का उपयोग किस लिए किया था, सत्ता के लिए किया था। ये ध्यान में रखना कि मैं मिस्र के अंदर मुसलमान और फ्रांस के अंदर कैथोलिक हूँ। ये कथन किसका है, नेपोलियन का है, बहुत प्रसिद्ध कथन है। इसके बाद में कानून विधि निर्माण। कानून विधि निर्माण के अंदर इसने नेपोलियन कोड लागू किया था 1804 के अंदर। या फोटो देख सकते हैं नेपोलियन कोड की, ये देखिए, सिविल लॉ कोड इसने चालू किया था, प्रॉपर्टी के अंदर, सब चीज़ के अंदर। अच्छा, नेपोलियन संयुक्त परिवार प्रथा में पिता को प्रमुख स्थान देते हैं। नेपोलियन ने महिला को पुरुषों के नियंत्रण के अंदर लागू कर दिया था। महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी इसने ये माना था कि जो लुई 16 है वो क्रांति हुई है तो वो रानी की वजह से हुई है, तो इस तरह से इसने महिला पर थोड़ा सा इसने प्रतिबंध लगा दिया कि महिला है वो पुरुषों के नियंत्रण में रहनी चाहिए। नेपोलियन कोड इसने लागू किया। नेपोलियन कोड का मैं बता चुका हूँ, 1804 आपको ध्यान में रखना है। नेपोलियन कोड 1804, नेपोलियन संहिता चालू होती है। संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को इसने मान्यता दी थी, ठीक है, उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं। किसानों की भूमि का मालिक बना दिया। श्रमिक वर्ग की अपेक्षा पूंजीपति वर्ग को ज़्यादा संरक्षण इसने प्रदान किया था। श्रमिक वर्ग की अपेक्षा पूंजीपति वर्ग, उसने देखा कि राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो पूंजीपतियों में ही निवास करता है, इसलिए इसने पूंजीपति वर्ग को थोड़ा सा अधिक संरक्षण दिया। पादरियों के प्रभाव को कम करने के लिए इसने सिविल मैरिज व तलाक प्रथा भी लागू कर दी थी। और नेपोलियन को द्वितीय जस्टिसियन भी कहा जाता है। एक तो दूसरा रोबस्पियर और दूसरा जस्टिसियन भी कहा जाता है। शिक्षा संबंधी इसने उद्धार किए थे। अब इसको पता है कि जो पहले क्रांति हुई थी वो बुद्धिजीवी वर्गों के कारण हुई थी। नेपोलियन क्रांति के पीछे बौद्धिक वर्ग का ही हाथ मानता था, इसलिए नेपोलियन ने शिक्षकों की नियुक्ति खुद की, ठीक है, स्वयं करता था। ये प्राथमिक और माध्यमिक विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा चालू की थी इसने। पाठ्यक्रम के साथ सैन्य प्रशिक्षण भी अनिवार्य बना दिया था। ये ध्यान में रखना
कि सैन्य प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। माध्यमिक स्तर पर एक लाइसिस नामक अधिकारी की लाइसिस नामक विद्यालयों का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि लाइसेंस क्या था। माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालय थे इनको लाइसेंस कहा गया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की सेवा में उन्हें लीजर ऑफ ऑनर के सम्मान दिए जाने की घोषणा की थी। जिन्होंने देश की सेवा की है, ये लीजर ऑफ ऑनर सम्मान किस देश में दिया जाता था, ये आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका, इस तरह 4 विकल्प दे के पूछ सकते हैं। तो लीजर ऑफ ऑनर कहाँ दिया जा रहा है? फ्रांस के अंदर दिया जा रहा है। तो प्रश्न इस तरह से आएगा, ठीक है। थर्मोडियन प्रक्रिया वाला भी इस तरह से प्रश्न आया था। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट है सम्राट के अंदर कैसे योगदान देता है। देखो, ये पहले तो 1802 के अंदर कहता है कि आजीवन कौंसिल का पद इसने धारण कर लिया, ठीक है। फिर दिसंबर 1804 के अंदर सम्राट ने नेत्रोदा में गिरजाघर, ये नेत्रोदा में गिरजाघर है, इस राज्याभिषेक के समय नेपोलियन ने कहा कि मैंने फ्रांस का मुकुट धूल में पड़ा पाया और तलवार की नोक पर इसे धूल में पड़ा था, इसको मैंने तलवार की नोक के ऊपर इसे पाया है या इसे उठाया है, ठीक है। और इसने यानी कि जो एक तरह से आप मान सकते हो कि राज्याभिषेक होता है ना, तो उस समय अपने जैसे राज्याभिषेक होता है तो पुरोहित वगैरह को बुलाकर या पादरी को बुलाकर मुकुट धारण करते हैं, लेकिन इसने खुद ही अपना मुकुट धारण किया था। कब किया था? दिसंबर 1804 के अंदर। आजीवन कौंसिल का पद कब रहता है? 1802 के अंदर। और नेत्रोदा में गिरजाघर, इस गिरजाघर का नाम आप थोड़ा सा याद रखिए, नेत्रोदा में गिरजाघर के अंदर। और ये कथन है, तीसरा कथन महत्वपूर्ण। पहला कथन नाशपाती वाला, दूसरा में मिस्र के अंदर मुसलमान हूँ और फ्रांस के अंदर कैथोलिक हूँ। और तीसरा कथन इसका ये है, इस समय मैंने फ्रांस का मुकुट जो है धूल में पड़ा पाया, मैंने तलवार के दम पर इसको उठाया है। क्योंकि एक एलिगन द्वितीय का भी कथन आता है, आपको पता है, तलवार वाला, हमने तलवार के दम पर जीता है और इसी के दम पर ही बात पर शासन करेंगे, इस तरह से कथन है ना भारत में। कोलवन के अनुसार, कोलमन विद्वान हुए, इनके अनुसार नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में ही पनपा, युद्ध में ही अस्तित्व का आधार रहा व युद्ध में ही इसका अंत हो गया। ये कोलमन का एक प्रसिद्ध कथन है, जिसको मैंने ऐड करने की कोशिश की ताकि ये महत्वपूर्ण कथन पूछा जा सकता है। वेल्ट पॉलिटी इसने अपनाई थी। इस नीति का क्या तात्पर्य? इस नीति का तात्पर्य या तो विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना या फिर सर्वनाश हो जाना। इस स्थिति का 2 ही तात्पर्य, या तो विश्व प्रभुत्व या फिर सर्वनाश। तो वेल्ट पॉलिटी इसने चालू की थी, यह नेपोलियन की नीति थी। वेल्ट पॉलिटी आप कह सकते हैं इसको, जैसे बर्मन की नीति रक्त और लोहे की नीति मान सकते हो ना, इसी तरह इसकी नीति जो थी वेल्ट पॉलिटी कहलाती थी। प्राय विश्व युद्ध से पहले जर्मन सम्राट जो थे विलियम कैसर, इसी युद्ध का इन्होंने पालन किया था। अब है नेपोलियन के युद्ध। अब बहुत सारे दोस्तों क्या ये युद्ध लड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप ऐसे मान लो 1805 से लेकर अब ये युद्ध लड़ने वाला है 1812, 13, 14 तक बहुत सारे युद्ध लड़ेगा। तो युद्धों के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। युद्धों के अंदर क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस देश के साथ लड़े और कोई समझौता हुआ तो वो आपको याद रखनी है। और इनका क्रम याद रखना है, पहले कौन सा लड़ा गया और बाद में कौन सा लड़ा गया। ये आप देख सकते हैं एक तरह से मैप के अंदर। पहले ये है नेपोलियन एम्पायर 1810 के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ जूम करके। ये नेपोलियन एम्पायर है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है देखो फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस एम्पायर, ठीक है। यहाँ पर स्पेन है, स्पेन जो है इसका नासूर का कारण माना था। स्पेन दक्षिण के अंदर ही, इधर भी जैसे औरंगजेब के दक्षिण में था तो इधर इसके भी दक्षिण में है। और ये है यहाँ पे रसिया, यहाँ पर मास्को के अंदर जाएगा और यहाँ की जो सर्दी है वो इसको मास्को अभियान के अंदर लेकर बैठ जाएगी सर्दी के कारण, ठीक है। ये है आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो ऑस्ट्रिया से युद्ध वगैरह करता है, ऑस्ट्रिया और पर्सा से, ठीक है। ये रशिया इधर, ऑस्ट्रिया के साथ ही आप इसको पर्सा को मान सकते हो। ये आपका किंगडम ऑफ इटली है, ये जो पहला अभियान किया था ये वाला। और ये कोर्सिका द्वीप है ये वाला, बाद में इसको ये कोर्सिका द्वीप जो इसका वो हुआ था सबसे पहले जन्म। और किंगडम ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे ये ऊपर है। और आप क्या देख सकते हो इसके अंदर, ऑस्ट्रिया देख लिया, बस इतना ही है मोस्ट। किंगडम ऑफ सार्डिनिया, ये सार्डिनिया वगैरह तो बाद में इटली के अंदर आप देख लेना, बाकी देख लेना। इसको मैं बड़ा तौर पर आपको बताया ताकि मैप अंदर सेट रहे आपके माइंड के।
ये देखिए नेपोलियन के युद्ध, पहला युद्ध इसने लड़ा था उलम का युद्ध। उलम का युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। जो ये पास में ही है ऑस्ट्रिया, इसको पराजित किया था उलम के युद्ध में। 20 अक्टूबर 1805 को उलम का युद्ध लड़ा गया था। अब इसके अंदर क्या है, आपको देश का नाम ध्यान रखना है और कर्म ध्यान रखना है। तारीख तो बहुत कम पूछी जा सकती है, हाँ सन पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि लेक्सिंगटन की लड़ाइयाँ वगैरह इनका वो पूछा गया था सन। दूसरा है ट्राफगलर का युद्ध। ट्राफगलर का युद्ध है 21 अक्टूबर 1805 को। ब्रिटेन की नौसेना की सर्वस्वता स्थापित हुई। ट्राफगलर का युद्ध बहुत मोस्ट है दोस्तों। ट्राफगलर के युद्ध के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही क्या था। 21 अक्टूबर 1805 को ये युद्ध हुआ था। इसमें इंग्लैंड का सेनापति था जो नेल्सन, जिसने मिस्र के नील नदी के युद्ध के अंदर नेपोलियन को हराया था। इस नेल्सन ने वापिस नेपोलियन के साथ युद्ध लड़ा। हालांकि नेल्सन तो इस युद्ध के अंदर मारा गया था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। नेल्सन मरकर भी इंग्लैंड इसमें जीत जाता है, तो समझ सकते हो कि इंग्लैंड का जो सेनापति है वो मरकर जीत रहा है इंग्लैंड, तो उसकी नौसेना कितनी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अपने एक तरह से भारत के अंदर देखते हैं, यदि राजा या सेनापति जो है युद्ध के अंदर मारा जाता है तो उसकी सेना एक तरह से हारी समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर सेनापति मर गया नेल्सन, लेकिन फिर भी नेपोलियन ने जो नेल्सन है, ठीक है, नेल्सन को पराजित किया, यानी कि मारा गया। नेल्सन के पराजित होने के बावजूद ही इस युद्ध में नेपोलियन को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना सर्वश्रेष्ठ थी। और इस युद्ध के बाद में इसने कहा कि भाई पानी के अंदर तो मैं आपको नहीं हरा सकता। ट्राफगलर के युद्ध के बाद इंग्लैंड को समुद्री युद्ध के पराजित करने का विचार है इसने त्याग दिया था, ये देख लो। तो ट्राफगलर का युद्ध हो गया और एक का उलम का युद्ध हो गया 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर को, दोनों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। अब है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध क्या है ये देखिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1805 में लड़ा गया, 2 दिसंबर 1805 का ऑस्ट्रेलिज का युद्ध लड़ा गया। ट्राफगलर का याद हो गया, ऑस्ट्रेलिज का। ऑस्ट्रेलिज के अंदर ऐसे ऑस्ट्रिया याद रख लेना, बाद में पर्सा याद रख लेना। 2 देश साथ में मिलकर लड़ेंगे, ऑस्ट्रिया और पर्सिया। और फ्रांस के साथ लड़ेंगे, मतलब नेपोलियन के साथ लड़ेंगे। विजयी कौन होगा? नेपोलियन विजयी होगा, ठीक है। इन्होंने संधि की जिसका नाम था प्रेसबर्ग की संधि। इस संधि के अनुसार क्या था, 16 राइन प्रदेश को बनाकर एक संघ बनाया जाएगा, जिसका अध्यक्ष नेपोलियन को स्वीकार किया गया। राजाओं का निर्माता इस युद्ध के बाद में नेपोलियन ने उपाधि धारण की थी। ये था 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का युद्ध। नेपोलियन ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना, नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेना को पराजित किया। प्रेसबर्ग की संधि हुई। नेपोलियन ने 16 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर नेपोलियन संघ बनाया और नेपोलियन इनका संरक्षक बना, ठीक है। अब इनको राजाओं का निर्माता कहा जाने लगा नेपोलियन को। ये आपका हो गया ये ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध 2 दिसंबर 1805 को। तो पहला आपका कौन सा याद रखना है, उलम का युद्ध। दूसरा जो इंग्लैंड के साथ लड़ा था, और तीसरा ये पर्स और इंग्लैंड दोनों के साथ लड़ा था। प्रेसबर्ग की संधि हुई इसके अंदर। अब है तीसरा जेना और ओरेस्टेड का युद्ध। जेना और ओरेस्टेड का युद्ध 14 अक्टूबर 1806 को लड़े गए थे अगले वर्ष। जेना और ओरेस्टेड के युद्ध नेपोलियन के द्वारा राइन संघ जो बनाया गया था, निर्माण की वजह से युद्ध लड़े गए, क्योंकि प्रसा जो था राइन संघ को अपना अधिकार मानता था। यह युद्ध प्रसा के साथ लड़ा गया था मुख्य रूप से, और प्रसा इसके अंदर पराजित हुआ, ठीक है। अतः फ्रांस ने प्रसा के साथ राइन की संधि की थी। एक तो प्रेसबर्ग की संधि हो गई और एक राइन की संधि हो गई जेना और ओरेस्टेड के युद्ध के अंदर 14 अक्टूबर 1806। अब आएगा अगला फ्रीडलैंड का युद्ध। ये बड़ा मोस्ट है, मुझे लगा है। मैंने पहले आपको बता दिया 2-3 युद्ध, 2 युद्ध वो मोस्ट थे, और तीसरा युद्ध ये मोस्ट मेरे को लगा फ्रीडलैंड का युद्ध। फ्रीडलैंड का युद्ध क्यों मोस्ट लगा, क्योंकि इसकी मैंने फ़ोटो भी डाली थी फेसबुक पे। इस युद्ध के अंदर नेपोलियन ने जून 1807 के अंदर ये युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। इस युद्ध के बाद में नेपोलियन ने रूस को पराजित किया था, रूस को पराजित कर दिया और टिलसिट की संधि कर ली। जब भाई यहाँ रूस पराजित हो गया, आपको पता है यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि रूस आपको दिखा चुका मैं मानचित्र में कितनी दूर है, और वहाँ से आप सामग्री लेकर नहीं जा सकते भी उतनी दूर, उतना तो आपका खर्चा लग जाएगा आने जाने का। टिलसिट की संधि हुई जुलाई 1807 के अंदर, ठीक है। और रूस राइन संघ को मान्यता दी थी। रूस ने इस युद्ध के बाद में राइन संघ को मान्यता दी और इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। 2 चीज़ें रूस ने कही। टिलसिट की संधि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, 1-2 एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इसको डार्क भी करके बताया था। फ्रीडलैंड और 1807 के अंदर रूस के साथ, ठीक है। और अब है महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, देखो। महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब दोस्तों ये है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड नहीं हार रहा है इससे, ठीक है।
इंग्लैंड नहीं हार रहा है, और पानी में तो वैसे ही नहीं हारेगा, मतलब नौसेना इसकी सर्वश्रेष्ठ थी इंग्लैंड की, तो नहीं हार रहा है। तो इसने एक व्यवस्था चालू की कि इंग्लैंड को क्यों ना हम इसका जो मुख्य है व्यापार, इस व्यापार को तोड़ ही दिया जाए। व्यापार को तोड़ देंगे तो इसकी जो जड़ें यदि कमज़ोर हो गई तो ये खुद अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए मुख्य रूप से जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है किसके लिए चालू किया गया था, इंग्लैंड के लिए किया गया था। ठीक है, इसके अंदर हेजन का एक कथन भी मैंने ऐड किया है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको सही ढंग से। हेजन का ये कथन है कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत उसकी संपत्ति थी, और संपत्ति का स्रोत था उसकी निर्माणशालाएं या कारखाने, उसका वाणिज्य व्यापार जिसके द्वारा कारखानों निर्मित वस्तुएं विश्व के बाजारों में पहुंचती थी एवं उसे कच्चा माल उपलब्ध होता था, तथा सुदूर स्थित उपनिवेशों से लाभदायक संबंध स्थापित होते थे। यदि इस संबंध का विच्छेद कर दिया जाए, इस वाणिज्य व व्यापार पर रोक लगा दी जाए और उसके बाजार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो इंग्लैंड की समृद्धि का नाश हो जाएगा, इंग्लैंड औंधे मुंह गिरेगा। ठीक है, और इसने क्या किया था, पूरे यानी कि यूरोपीय महाद्वीप के अंदर कि इंग्लैंड के साथ आप कोई भी व्यापार संबंध नहीं रखोगे। जिस भी देश के साथ अभी आप देख रहे हो, रूस को भी इसी तरह की संधि करवाई थी कि आप इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार नहीं करोगे। ठीक है, एक देखो ये मैंने ऐड किया, आप थोड़ा सा महाद्वीपीय व्यवस्था को समझ के चलिए कि ये है ब्रिटेन, ग्रेन हो रहा है, ठीक है, और ग्रेन से एक मिनट, ये क्या आ गया है बीच में, अच्छा सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बीच में। देखो जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप से जितना भी आपको ग्रेन मिले, ठीक है, मतलब एक तरह से जो लाभ है वो तो लाभ कौन लेकर जाएगा, सीधा ब्रिटेन लेकर जाएगा, जितना भी लाभ लेकर ले रहे हैं। ठीक है, और ब्रिटेन जो सोना है, ब्रिटेन के अंदर जो सोने का निवेश है, ठीक है, वो यूरोप के अंदर करेगा। मतलब एक तरह से यहाँ उपनिवेशों से सोना लेकर इंग्लैंड अब ब्रिटेन के अंदर आ रहा था। ठीक है, और अब सोना ब्रिटेन के अंदर आ रहा है तो इसने यूरोपीय देशों को बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब जहाँ सोना रहेगा ना, वहाँ पर एक तरह से समझ लो कि मुद्रा जो है वो सोने के रूप में संचय रह जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि 5,000 रुपये आपके पास है, ठीक है, एक नॉर्मल से आपको मैं बता देता हूँ, 5,000 रुपये आपके पास है, आपने 4,000 रुपये का कुछ भी चीज़ जैसे अंगूठी वगैरह ये बनवा ली, ठीक है, तो आपके 4,000 रुपये वो क्या एंड हो गए, कोई भी काम के नहीं, अब अंगूठी आपकी अंगुली के अंदर पड़ी रहेगी। तो ये ब्रिटेन की पद्धति थी, सोना बाहर के देशों से लेकर आते थे और अन्य यूरोपीय देशों को ग्रेन के आधार पर बेच देते थे, यानी कि रुपए लेते थे और खुद यानी कि अब ये धनी हो गया था बहुत ज़्यादा, हालांकि सोना पूरे यूरोप में फैला दिया था। अब इन्होंने क्या किया था, पूरे यूरोप में सोना फैला दिया, ठीक है, अब ये सोना वापस कहाँ जाएगा, वापस जाएगा ब्रिटेन के पास में, वापस ब्रिटेन के पास में गया, और ब्रिटेन क्या करेगा, इसको मैन्युफैक्चर करके, यानी कि जो निर्माणशालाएं हैं, कारखाने हैं, ठीक है, ये सोने को नहीं, मतलब जब इसने सोना बेचा है तो उसके पास पेमेंट नहीं होगा देने के लिए, तो वापस इंग्लैंड के पास जो गिरवी रखा सामान है इसको छुड़ाने के लिए सोना वापस दे देंगे, और ब्रिटेन जो अपने कारखानों के द्वारा जो वस्तुएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, ये वापस पूरे यूरोप के अंदर प्रसारित करेगा। इस तरह से जो ब्रिटेन है उसके पास सोना भी रह रहा है, यानी कि सोना वापस किसके पास आ गया, ब्रिटेन के पास, सोना भी रह रहा है और लाभ भी इसके पास रह रहा है, ठीक है, और यूरोप को इसने कंगाल बना रहा है ब्रिटेन। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दोस्तों मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम 1806 कहाँ से ये स्टार्ट होता, बर्लिन आदेश से, बर्लिन आदेश से ये सिस्टम चालू होता है। इस व्यवस्था को महाद्वीपीय युद्ध यानी 1806 से 1815 के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय युद्ध का कारण नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी, बाद में महाद्वीपीय युद्ध हो गया कि इसकी व्यवस्था थी। 21 मिनट का वीडियो अभी बना है, थोड़ा सा और बनेगा। इस व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने इंग्लैंड को अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, 1806 के अंदर बर्लिन का आदेश जारी करता है, 1807 के अंदर वारसा का आदेश जारी करता है। ये दो आदेश आपको ध्यान में रखने हैं, 6 के अंदर और 7 के अंदर। इंग्लैंड का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार अवैध घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड ने प्रति उत्तर के अंदर, ये बड़ा मोस्ट है भाई, अब इंग्लैंड भी चुप रहने वाला है नहीं, जनवरी 1807 के अंदर ऑर्डर इन काउंसिल जारी किया था, ठीक है, ये इसके जो है
बर्लिन आदेश के प्रत्युत्तर में ये जाहिर करता है, रिप्लाई देता है जनवरी 1807 के अंदर। इसके तहत नेपोलियन व साथी देशों के जहाज़ों को नष्ट व व्यापार बंद कर देगा। यदि हमारे साथ आप व्यापार नहीं रखोगे तो हम आपके जहाज़ हैं वो नदी के अंदर नहीं चलने देंगे। इस तरह से नेपोलियन व साथी देशों के जहाज़ों को नष्ट करने, व्यापार को बंद करने का इन्होंने निर्णय लिया था ऑर्डर इन काउंसिल के तहत। अब है फ्रीडलैंड युद्ध। फ्रीडलैंड युद्ध अब जून 1807 के अंदर लड़ा जाएगा। इस युद्ध में नेपोलियन ने रूस को वापस पराजित कर दिया था, ठीक है। और टिलसिट की संधि, अच्छा ये आप कर चुके हैं, वापस आ गया ये महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, एक पेज 2 बार आ गया, सॉरी। अब है इंग्लैंड को पराजित करने के लिए जो योजना बनाई गई थी, महाद्वीपीय व्यवस्था व्यवहारिक नहीं रही। महाद्वीपीय व्यवस्था इसने चालू की थी, यह व्यवहारिक नहीं रही। नेपोलियन के दबाव के कारण यूरोपीय देशों ने इसको माना था। नेपोलियन के द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए 1807 में पुर्तगाल पर आक्रमण भी किया गया था। यदि आप ये व्यवस्था लागू नहीं रखेंगे तो हम आपको आक्रमण करेंगे। कुल मिला के बड़ा बड़ी तौर के अंदर दोष दिखा रहा है। अब जब दोष दिखाने लग जाता है व्यक्ति, तब उसका पता निश्चित हो जाता है। प्रायद्वीप के युद्ध लड़े गए थे 1808 से 1814, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, यही प्रायद्वीपीय युद्धों के कारण बनती है। मैंने आपको पीछे भी बताया 1808 और 1814 के अंदर अब भी बहुत युद्ध लड़े जाएंगे। नेपोलियन अपनी महत्व महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाना चाहता था। इधर ये यूके है, इधर स्पेन है, इधर फ्रांस है। ये मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया था, यहाँ इस तरह से पानी था। और स्पेन से बुर्बो वंश, जो फ्रांस के अंदर पहले वंश था बुर्बो वंश, स्पेन से बुर्बो वंश को ख़त्म करना चाहता था, ठीक है। स्पेन के अंदर बुर्बो वंश था, चार्ल्स चतुर्थ जो यहाँ पर शासक था, ठीक है, बुर्बो वंश का। और ये जोसेफ को लेकर आना चाहता था, जोसेफ। हालांकि स्पेन ने लगभग हर युद्ध में फ्रांस की सहायता की थी। हालांकि नेपोलियन ने इसके बाद भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ये इसका बहुत बड़ा है, ये इसको कहते हैं स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्पेन ने बुर्बो वंश के शासक चार्ल्स चतुर्थ का शासन था। नेपोलियन अपने भाई जोसेफ को वहाँ पर शासक बनाना चाहता था। यहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं किया, यहाँ के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। भाई बुर्बो वंश का शासन है, आपको सहायता कर रहा है तो दिक्कत क्या है, ठीक है। नेपोलियन ने इंग्लैंड ने स्पेन को सैनिक सहायता प्रदान की। 1812 और 1813 के अंदर विक्टोरिया व सेलामाका का युद्ध लड़ा गया। इंग्लैंड के वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांस को पराजित कर दिया। फ्रांस की सेना यहाँ पराजित हुई। इंग्लैंड का जो सेनापति था वेलिंगटन, जो अपना भारत भी आया था। नेपोलियन ने स्पेन के युद्ध को नासूर की संज्ञा दी और जो औरंगजेब का दक्षिण का नासूर एक तरह से बताया था। ग्रांट और टेम्परले ने कहा कि स्पेन के युद्ध ने नेपोलियन के लिए कैंसर के समान था, जिससे नेपोलियन की शक्ति को चूस लिया था। ग्रांट और टेम्परले का कथन है। ग्रांट और टेम्परले आपको पता है कि जो 1717 का जो है भारत के अंदर मुगल बादशाह फर्रुखसियर फरमान जारी करता है ना, ग्रांट और टेम्पल ने उसके लिए भी कुछ कथन कहा था। और ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध लड़ा गया 1809 के अंदर, ये देखिए एक वो युद्ध आपको बता दिया। अब जून 1809 के अंदर नेपोलियन ने बेग्राम का युद्ध लड़ा ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ऑस्ट्रिया के साथ वियना की संधि कर देता है। अब टोल्स्टॉय वार एंड पीस, ये थोड़ा सा मेरे को और इम्पोर्टेंट, युद्ध तो बहुत सारे हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं और या पूछे जाने की संभावना है, वही ऐड किया है, ठीक है। ये देख लेना दोस्तों कि विक्टोरिया और सेल्माका के युद्ध 1812-13 के अंदर स्पेन के अंदर जो लड़ा गया था। अब टोल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, ठीक है, ये एक आप चीज़ और नोट रखना। तो नेपोलियन का मॉस्को अभियान, ये आप दे सकते हो। अब रूस के अंदर जाएगा और रूस के अंदर क्या होगी कि सर्दी होगी और सर्दी के अंदर इसके सैनिक ख़त्म हो जाएंगे। लड़ेंगे या फिर वहाँ पर युद्ध के सर्दी से लड़ेंगे या ठंड से बचेंगे, क्या करेंगे। नेपोलियन का मॉस्को अभियान, मॉस्को अभियान कब था? 1812 के अंदर नेपोलियन ने रूस के खिलाफ मॉस्को अभियान किया। सितंबर 1812 के अंदर बेरोडिनो का युद्ध लड़ा और रूस का सम्राट था अलेक्जेंडर, महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध कर रहा था, इसलिए इसने करा। नेपोलियन ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया। और टोल्स्टॉय की पुस्तक वार एंड पीस,
यह है टोल्स्टॉय की पुस्तक वार एंड पीस से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। नेपोलियन ने 6 लाख सैनिकों में से मात्र 1 लाख ही जीवित बचे थे। टोल्स्टॉय की पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू का प्रभाव गांधी जी पर था। टोल्स्टॉय की बात हो रही है तो ये मैं बता देता हूँ, इसकी पुस्तक है ना टोल्स्टॉय की किंगडम ऑफ गॉड, ये इसका प्रभाव गांधी पर था। फीसर ने कहा था कि मॉस्को अभियान 2 राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा व एक महान धार्मिक जाति की राष्ट्रीय भावना के मध्य संघर्ष था। ये फीसर का कथन है। तो ये देखिए मॉस्को अभियान, हालांकि इस युद्ध के अंदर ये जीत जाता है, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन जब वापस आए तो 6 लाख में से 1 लाख ही सैनिक बचे थे। ये इसका है मॉस्को अभियान। ये देखिए किस तरह सर्दी के अंदर ये सिकुड़ रहे हैं सैनिक, ठीक है। तो इतनी बड़ी जब इनकी हानि होगी सैनिकों की तो निश्चित रूप से ये कमज़ोर हो जाएगा, हार कर भी जीत कर भी हार रहा है ये। आगे है लिपजिंग का युद्ध या फिर राष्ट्रों का युद्ध, ये बहुत मोस्ट है भाई दोस्तों। लिपजिंग का युद्ध कह दो या राष्ट्रों का युद्ध। कितने थे? 5 थे। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस और डेनमार्क। 5 ही मित्र राष्ट्र मिले और 5 बड़े राष्ट्र थे, ठीक है ना। ये इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस और डेनमार्क इकट्ठे हो गए सारे, और किसके खिलाफ युद्ध करा? नेपोलियन के खिलाफ, ठीक है। अब देखो सोरमेन की संधि और ड्रेस्टन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, डेनमार्क आदि ने संघ बनाया। नेपोलियन द्वारा 1813 के अंदर ड्रेस्टन का युद्ध ऑस्ट्रिया को पराजित किया। संधि नहीं, ड्रेस्टन का युद्ध है। 1813 के अंदर ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। ड्रेस्टन के बाद लिपजिंग के युद्ध के अंदर नेपोलियन पराजित हुआ। पहले जो युद्ध लड़ा था, यानी कि जो लिपजिंग के युद्ध से एक थोड़ा सा पहले मान सकते हो, ड्रेस्टन का युद्ध लड़ा था ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर हार जाता है, ठीक है। इसके बाद में ड्रेस्टन के युद्ध के बाद में लिपजिंग के युद्ध के अंदर नेपोलियन पराजित हुआ। नेपोलियन की सैन्य शक्ति नष्ट हो गई। इसके साथ सोरमन की संधि की जाती है, ठीक है। सोरमन की संधि मार्च 1814 के अंदर और मित्र राष्ट्रों द्वारा संपन्न की गई। उद्देश्य महाद्वीपीय व्यवस्था को समाप्त करना। इसके अंदर एक युद्ध और लड़ा जाएगा, लाओ का युद्ध। तो महाद्वीपीय व्यवस्था का अंत किससे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रों का युद्ध है या लिपजिंग का युद्ध है, इससे होता है। लाओ का युद्ध मार्च 1814 के अंदर ये लाओ का युद्ध लड़ा गया। मित्र देशों ने नेपोलियन को पुनः पराजित किया। 1814 के अंदर फाउंटेनब्लू की संधि की गई। फाउंटेनब्लू की संधि लाओ के युद्ध के बाद होती है, मार्च 1814 के अंदर। इसके तहत नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया गया। नेपोलियन को भूमध्य सागर एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया था। ये मोस्ट है, एल्बा द्वीप पर, यानी कि किस युद्ध के बाद में नेपोलियन को सत्ता से हटाया गया था, तो लाओ के युद्ध के बाद में। अब नेपोलियन शांत रहने वाला नहीं है, ठीक है। एल्बा द्वीप से भागकर वापस आ जाएगा। एल्बा द्वीप से पेरिस आया, पेरिस के अंदर राजा घोषित किया और 100 दिन तक रहता है, ठीक है। ये देखिए एल्बा द्वीप से आ गया, वापस घोषित कर देता है राजा। और फिर यहाँ पर वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 के अंदर। फिर वापस पराजित होता है और सेंट हेलेना द्वीप के अंदर इसको बाद में भेज दिया जाता है। तो 2 द्वीप का आपको नाम ध्यान रखना है, एक पहले एल्बा द्वीप पर भेजा गया था और वाटरलू के युद्ध के बाद में इसको सेंट हेलेना द्वीप के ऊपर भेज दिया जाता है। एल्बा द्वीप से निकलकर नेपोलियन एक बार फिर सम्राट बना, फ्रांस के अंदर आ गया। नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से समझौता करना चाहता था, लेकिन यूरोपीय देशों की सेना ने वाटरलू के मैदान ब्रुसेल्स के अंदर यानी कि इसको पराजित किया। 15 जुलाई 1815 नौसेना अधिकारी मेटलैंड था के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इंग्लैंड का ही था और नेपोलियन को यहाँ से इंग्लैंड ले जाया गया। इंग्लैंड से ये महासागर पूछा जाता है, अटलांटिक महासागर के अंदर सेंट हेलेना द्वीप के अंदर भेज दिया गया। किस द्वीप के अंदर है? अटलांटिक महासागर। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में एक सम्मेलन आपको ध्यान में रखना है, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1814 और 1815 के अंदर। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। उद्देश्य था ऑस्ट्रिया की सर्वोच्चता सिद्ध करना, फ्रांस ने को नेपोलियन से पहले की स्थिति में लाना था। ये वियना सम्मेलन था। ये वियना सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था? मेटरनिक के द्वारा। तो ये है वाटरलू का युद्ध, जिसके बाद में इसका पतन हो गया था और सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया गया था, जो अंटार्कटिका के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वाटरलू का युद्ध किस तरह से ये लड़ा गया था। इंग्लैंड की नौसेना थी, इसने इसको पराजित कर दिया था, वाटरलू का युद्ध। और इस का नाम ध्यान रखना आप, ये एल्बा द्वीप, पहले एल्बा द्वीप के अंदर है, फिर वापस पेरिस आएगा, राजा बनेगा 100 दिन। और मेटरलैंड नामक व्यक्ति था, यानी कि नेतृत्व के अंदर वाटरलू का युद्ध
जो था वो जीता था इंग्लैंड के 18 जून 1815 को। लाओ का युद्ध मार्च 1814 में होता है और फाउंटेन ब्लू की संधि के तहत इसको हटाकर भेज दिया जाता है एल्बा द्वीप के अंदर। तो लगभग 34 मिनट का वीडियो बना है दोस्तों, और पूरा आपने यदि देखा इसको तो लगभग मेरे हिसाब से पढ़ने के बाद में आपकी बुक के अंदर से यहाँ से आपका अच्छा रिवाइज होता होगा। तो और आप एक तरह से ये मत मान के चलो कि भाई मैं करा रहा हूँ तभी आप पढ़ोगे, आप अपने बुक से याद कर लो अच्छे से। और ईयरफोन लगा के यदि आप कोई काम कर रहे हो, अपने रूम में रह रहे हो, खाना बना रहे हो, टहल रहे हो, पार्क में जा रहे हो या फिर और कोई काम कर रहे हो, तो आप ईयरफोन लगा के आप इसको सुन सकते हैं आराम से, ठीक है। ऐसे नहीं कि यदि मैंने करवा दिया तो आप इसी के ऊपर निर्भर रह रहे हो। हालांकि वीडियो के ऊपर देखो लिखना पड़ता है कि भाई इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को यदि आप हल करेंगे विभिन्न एग्जाम में आए हुए तो आपको पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने लगभग इसको ऐड करने का प्रयास किया है, और यदि कोई चीज़ छूट जाती है तो आप उसको देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक कमेंट शेयर वाला थोड़ा सा देख लिया करो। धन्यवाद।